नमस्कार, आवाज की शैडो कैबिनेट में आपका स्वागत है। मोदी सरकार 2 साल के मौके पर अपने कामकाज का खूब डंका पीट रही है। कैबिनेट मंत्री अपने काम का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी कैबिनेट की बजाय कोई और कैबिनेट होती तो वो क्या करती? टेलीविजन के इतिहास में पहली बार सीएनबीसी आवाज ने बनाई है शैडो कैबिनेट। आवाज की शैडो कैबिनेट में वो धुरंधर शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। अगले आधे घंटे हम आपको इन्हीं दिग्गजों की अलग अलग क्षेत्र पर राय दिखाएंगे। सबसे पहले बात इकोनॉमी की। मोदी सरकार ने वादा किया था कि वो इकोनॉमी के अच्छे दिन लाएगी। अब सरकार दावा कर रही है कि उसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, ग्रोथ भी पटरी पर आ गई है। लेकिन पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान का मानना है कि थोड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी ज्यादा बाकी है। तो ग्रोथ रेट हमारे कंट्री की, आई मीन इफ यू लुक वर्ल्ड वाइड, इज वन ऑफ द हाईएस्ट। चाइना में डिक्लाइन है, ये यूरोप में डिक्लाइन है, और तो हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है। इन्फ्लेशन भी काफी कम है, तो इन्फ्लेशन ग्रोथ वी आर डूइंग वेरी वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग कंट्री। दिस इज वन पार्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल ऑन दैट फ्रंट। लेकिन बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन वेरी वीक स्पॉट, तो एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, आई मीन दे आर डिक्लाइनिंग, इंपोर्ट्स आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग, तो जॉब्स इशू हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए वो इशू एक है एम्प्लॉयमेंट का, और उसको हैंडल करना है। लेकिन इसमें ग्लोबल इकोनॉमी की जो शेप है वो अभी फेवरेबल नहीं है। लेकिन आई वुड से कि सो फार एज द इकोनॉमी एज ए होल इज कंसर्न, वी आर डूइंग मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यदि आप कम्प्लेक्सिटी कम कर दें, करप्शन कम कर दें, तो उससे बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्किल्स हैं हमारे पास काफी हैं। हमारा टेक्नोलॉजी वी हैव द ग्रेट एडवांटेज। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट साइड इज वी हैव द ग्रेट एडवांटेज। सेविंग्स आर वेरी हाई, सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्रोथ आर विथ अस। तो यदि आप इसको जरा इजी कर दें करप्शन साइड में, और वो हो गया है, करप्शन बहुत कम हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, तो दीज आर वेरी फैसिलिटेटिंग मेजर। जहां हमें सबसे अधिक स्ट्रेस देना है वो 2 चीजें हैं। एक तो सोशल सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ सोशल सर्विसेज, स्कीम्स, नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, दे आर वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल जनधन योजना, या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर providing the best services, for providing poverty alleviation and so on, ये बहुत उचित है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट साइड में अभी जितने एक्शंस लिए गए हैं वो ऑन द ग्राउंड दे हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, उनको कंप्लीट करें। हमारे जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट देने की बात हो रही है, उसमें जितना दे सकें वो करें। तो ये सब चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है। The सबसे important focus from our point of view is to make, so far as poverty alleviation is concerned. I mean, हमारे कंट्री में ग्रोथ हाई है, इन्फ्लेशन लो है, लेकिन बट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्टिल वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। तो हमारी सबसे उचित चीज जो हम उसको इफेक्टिवली करें इज टू ट्रांसफर पब्लिक सर्विसेज इन ए वे टू एलिविएट पॉवर्टी, विच वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। चैलेंज है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सेंटर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ये मल्टीलेयर अथॉरिटीज हैं,
तो कुछ भी आप करना चाहें तो सब इन्वॉल्व हैं। तो एक ये कंसेंसस बनना चाहिए कि सो फार एज सर्विसेज आर कंसर्न्ड टू द पुअर, दे विल बी प्रोवाइडेड ऑन ए कंसेंसुअल बेसिस at the cheapest cost directly through technology, and उसमें करप्शन सबसे कम होना चाहिए at the state level और district level also। तो एक तो ये हम सबसे जरूरी काम है, और सेकंड है इन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन। जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं अब बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, या रिजर्व बैंक इसमें काफी स्टेप्स इंट्रोड्यूस कर रही है, सिमिलरली गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर रही है, कैपिटल इज बीइंग इन्फ्यूज्ड इनटू द पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो दीज आर ऑल वेरी मोस्ट वेलकम स्टेप्स। एंड सो एनपीएस के बारे में आपने जो बात की, हाँ कुछ देर हुई है हमें एक्शन लेने में, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। उसे आई होप that over say you give 2 or 3 years of time that we will be back to normal NPA levels। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब देश में बिजली का बड़ा संकट था। नौबत ये थी कि बिजली पैदा करने के लिए कोयला ही नहीं था, लेकिन 2 साल बाद अब पूछा जा रहा है कि देश क्या रोशन हो पाएगा अब? क्या पावर सेक्टर का अंधेरा दूर हो चुका है? योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिक का देश के एनर्जी सेक्टर पर क्या है कहना, सुनिए। एनर्जी में इसके सेक्टर में सरकार ने काफ़ी कई नया इनिशिएटिव्स लिया है, और उनके इसके बारे में इनको वो भी खुशनसीब रही है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गई, इससे भी उनको फ़ायदा हुआ है। खास तो क्या किया है कि वो आज अभी हमारे पास कोल सरप्लस है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी देयर इज सरप्लस, yet of course even at the same time तो पूरी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरी तरह से परिपूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी कई राज्यों में वो पावर कट दिया जा रहा है। एक प्रॉब्लम का सरकार ने अभी कुछ किया नहीं है। उन्होंने वो नया उदय प्रोग्राम शुरू किया जिसकी वजह से जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, हर एक स्टेट में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बहुत AT&C लॉस का उनका कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके हिसाब से उसमें रिलीफ देने के लिए उदय प्रोग्राम किया है। लेकिन ये प्रोग्राम सबकी असर क्या होगी हम आज नहीं बता सकते हैं, वी नीड टू वेट। नहीं, फेलियर तो मेरा ख्याल से आई कैन से देयर इज रियली not a great failure anywhere because they have been very lucky and the prices have come down, oil prices, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा मुसीबत नहीं है। फेलियर मैं तो मेरा ख्याल से भी यही कह सकता हूँ कि उदय प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है स्टेट में काफ़ी कर्ज से दबी हुई है, उनकी तकलीफ हटाने के लिए किया है। लेकिन ये प्रोग्राम मेरा ख्याल से जो मुख्य जो प्रॉब्लम है उसको टैकल नहीं कर रही है, तो इसकी सफलता कैसी होगी हम साल 2 साल 3 साल के बाद ही कह सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि SCRCs ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के नीचे है स्टेट्स की, तो इनको ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त करने के SCRC को इन रियलिटी इनको खास इन प्रैक्टिस इनको इंडिपेंडेंट करने की खास ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल से वी कैन हैव SCRCs which can really give the right kind of decisions which can make the power sector more efficient.
मोदी सरकार की विदेश नीति का खूब डंका बजा है। सरकार का दावा है कि विदेशों में भारत की छवि निखरी है। इस दावे में कितना दम है, बात करेंगे पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन से। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की शैडो कैबिनेट। मोदी शासन के 2 साल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे उनके विदेश दौरे। मोदी ने विदेश नीति में नई ऊर्जा डाल दी। उन्होंने इसमें एक पर्सनल टच ऐड कर दिया। ऐसा लगा कि सालों से एक धर्रे पर चली आ रही विदेश नीति को मोदी ने रीसेट कर दिया हो। इन 2 सालों में मोदी ने 40 देशों के दौरे किए। मोदी का खूब नाम हुआ, लेकिन सवाल ये है कि देश का क्या काम हुआ। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का मोदी की विदेश नीति पर क्या राय है, जरा सुनिए। देखिए, जो भूतपूर्व सरकार थी, खास करके उनके जो अंतिम 2 साल थे, उसमें भारत की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी कि भारत एक पॉलिटिकली स्टेबल, लेकिन उसके साथ साथ एक आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, वो जो एक छवि थी वो काफी धीमी पड़ गई थी। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की हुई है कि ये जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव है और उसमें एक परिवर्तन आया है। और आज अगर देखा जाए तो भारत की जो एक कहा जाए इसकी जो छवि है वो है कि एक ये पॉलिटिकली स्टेबल डेमोक्रेसी है, और जहां तक कि विकासशील देश हैं, खास करके जो बड़े विकासशील देश हैं जैसे चीन है, भारत है, ब्राजील है, उसमें भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे रैपिड ग्रोथ हो रही है उसकी। तो इससे जो भारत की एक जो नेगेटिव नैरेटिव थी वो एक पॉजिटिव नैरेटिव हो गई, और ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों में शायद ये जो एक शाइन है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये काफी बड़ी उपलब्धि है। विफलता जो इनकी है वो जो पिछले सरकार रहे हैं उनकी भी एक कमजोरी रही है। कहने का मतलब यह है कि निर्णय लिया जाता है, कमिटमेंट दी जाती है, लेकिन उसका जो फॉलोअप है, उसकी जो डिलीवरी है, डिलीवरी कैपेबिलिटी में काफी कमी है। और ये सरकार हालांकि काफी एक्टिव रही है, लेकिन जो निर्णय को एक सब्सटैंटिव रूप देना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें अभी भी कमजोरी है। देखिए, चुनौतियां तो बहुत ही सारे हैं। ये कहना कि एक चुनौती है या 2 चुनौती है वो तो सही नहीं होगा। एक तो हमारी जो अपनी नेबरहुड है उसमें काफी चुनौतियां हैं, पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, चीन के साथ जो रिश्ते हैं, बाकी जो हमारे छोटे कुछ देश हैं हमारे नेबरहुड में, उनके साथ भी जो रिलेशनशिप है, ये किस तरह से मैनेज किया जाए, ये बड़ी भारी एक चुनौती होगी। और ग्लोबली भी जो स्थिति है वो काफी उसमें परिवर्तन आ रहा है, और काफी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो विदेश नीति को कैसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसको एक कैपेसिटी होनी चाहिए, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, या प्रोलिफरेशन है, या टेररिज्म है, इंटरनेशनल टेररिज्म है। इन सबों का सामना करने के लिए केवल भारत ही काम नहीं कर पाएगा, सब देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये जो ग्लोबल इशू है उसका कैसे सामना किया जाए, और इसमें मैं फिर यही कहूंगा कि जो कैपेसिटी होनी चाहिए, खास करके विदेश मंत्रालय में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे डिप्लोमेट होने चाहिए जिनको इन सब एरिया में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो या पब्लिक हेल्थ इशू हो, इन सब इश्यूज पे भी उनको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
वो एक्सपर्टीज अभी तक उतनी हाई लेवल की आई नहीं है। और कई ऐसे जो एजेंसी हैं, मंत्रालय हैं, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो इन चुनौतियों का सामना करना भी मुश्किल होगा। इसलिए जो विदेश मंत्रालय है उनको एक लीडरशिप रोल होनी चाहिए कि जब ये सब मुद्दे खास करके ग्लोबल जो इश्यूज हैं इनका जब सामना कर रहे हैं तो एक ऐसी एक इंस्टीट्यूशन, एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए जिसमें कि जो भी स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं, जो भी मंत्रालय हैं, वो साथ मिलकर काम करें। मोदी के विदेश दौरों का मकसद देश में निवेश लाना था, लेकिन मोदी की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी रंग लाई, इस बारे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू का कहना है कि जापान के साथ भारत के रिश्तों में तो सुधार हुआ, लेकिन ड्रैगन अब भी हमें चुनौती दे रहा है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में मेरे ख्याल में ये दो साल जो मोदी सरकार रह चुकी है, ज्यादातर सफलता इंडिया और जापान के आर्थिक रिश्तों में हुई है। जापान की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ बढ़ रही है और जो बिजनेस, ट्रेड और पीपल टू पीपल रिलेशंस जो जापान के साथ बढ़ चुके हैं। शिंजो आबे जी दिल्ली आए थे, वाराणसी भी गए थे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सफलता इंडिया जापान के रिश्तों में हुई है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में विफलता की बात होती है तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें चीन के साथ है, जहां चीन हमें ज्यादा बेच रही है और हमसे कम खरीद रही है। इसके वजह से जो आर्थिक नीति में ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, चीन के फेवर में है और ये बढ़ता जा रहा है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें ज्यादा बेचें चीन को, और चीन से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भी कम करेंगे। इसमें जो हम अब तक तो विफलता हुई है और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ते हमें सुलझाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो भारत के लिए होगा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम जो है, इसमें जो बदलाव आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक नई नीति जो ट्रेड में हो, नई नीति ला रही है। चीन और कई एशियन कंट्रीज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP लाना चाह रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको हम कैसे हमारे भारत देश के जो इंटरेस्ट है, हमारे जो प्रायोरिटीज हैं, इनको दृष्टि में रखते हुए ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे हम आगे ले जाएं, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इन 2 सालों में मेक इन इंडिया का शोर खूब सुनाई दिया। रक्षा में इस नीति का कितना फायदा मिला, बात करेंगे पूर्व सेना अध्यक्ष VP मलिक से। आप देख रहे हैं आवाज शैरो कैबिनेट। एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं मोदी सरकार के इन 2 सालों पर। भारत अपनी जरूरत का 70% हथियार अब भी विदेश से खरीदता है। मोदी सरकार इस कड़वे सच को बदलने की काफी कोशिश कर रही है। डिफेंस सेक्टर में FDI के दरवाजे खोलना, डिफेंस में मेक इन इंडिया का बढ़ावा इसी दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन पूर्व सेना अध्यक्ष VP मलिक कहते हैं कि डिफेंस में छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा, पूरी सर्जरी की जरूरत है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कदम जो NDA सरकार ने लिया है वो है डिफेंस इक्विपमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। हम लोग अभी तक 70% अपना जो इक्विपमेंट है
खासकर हथियार और एमुनिशन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये जो कदम लिया है मेक इन इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट को बनाना अपने जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे या अपनी प्राइवेट सेक्टर से और बाहर वाले जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनकी मदद लेकर ये सबसे बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि 70% अगर हम इक्विपमेंट बाहर से मंगाते रहें तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कदम है। उसके बीच में उन्होंने FDI भी इंक्रीज कर दी है, उसके बीच में उन्होंने कोलैबोरेशन जो सिस्टम बनाए हैं वो भी किए हैं, और अभी जो लेटेस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बन रहा है अभी तक वो आया नहीं है, आने वाला है। तो उससे मैं समझता हूं और भी सुविधा मिलेगी डिफेंस इक्विपमेंट को भारतवर्ष में बनाने के लिए। ये जो फेलियर की बात है वो तो हमारे सामने आजकल बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि 1984 में जब हमने बोफोर्स इक्विपमेंट लिया था तब से लेकर अब तक जब हम ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक स्कैंडल चलते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम प्रोक्योरमेंट के बीच में स्कैंडल्स थे उनको हम बंद नहीं कर पाए हैं, चाहे वो शुरू होते हैं हमारा क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाने में या फिर होते हैं ट्रायल रिपोर्ट में या फिर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसीजर्स में। तो अभी तक जितने भी ये प्रोसीजर बनाए हैं वो अभी भी वल्नरेबल हैं, जैसा कि आजकल साफ नजर आ रहा है कि जैसे स्कैंडल्स पहले चलते थे वो अभी तक चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोसीजर्स जो हैं हम उनको ठीक ठाक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी हमको तो इक्विपमेंट बाहर से कुछ न कुछ तो मंगाना ही पड़ेगा, पर अगर हमारे प्रोसीजर्स उसमें ठीक नहीं होंगे और उसके बीच में ये ब्राइब्स और स्कैंडल चलते रहेंगे तो हम आर्म फोर्सेस को इक्विप ठीक तरीके से नहीं करा पाएंगे। अभी लड़ाई का जमाना जो है वो काफी बदल गया है और उसके बीच में अब डिफेंस रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिसको हम लोग आजकल डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो बाकी देशों में हो गया है, चाइना ने भी अभी शुरू कर दिया है, लेकिन हम उसके बारे में कई सालों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 15-16 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम जो डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नहीं कर पाए हैं। उसके बीच में हायर डिफेंस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, उसके बीच में फौजी की अच्छी सलाह लेना और उसके ऊपर अमल करना और सबको मिलकर बैठकर डिसीजन मेकिंग करना, ये सारी चीजें उसमें जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं वो किस तरीके से जॉइंटमैनशिप और इंटीग्रेटेड होकर वो अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी को उसको अचीव कर सकती है। तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मोदी सरकार के इन 2 सालों में काम तो जरूर हुए हैं, लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए अभी चुनौतियां कई बाकी हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए CNBC आवाज।